तो गाइस मुझे यह मूवी बहुत ज़्यादा पसंद आई है। इस मूवी की रेटिंग 8 पॉइंट है और यह मूवी अभी 2025 में रिलीज हुई है। तो कहानी शुरू होती है अंटार्कटिका के एक बहुत ही बर्फीले शहर से, जहां पर एक समुद्री जहाज फंसा हुआ है। इस जहाज के कप्तान का नाम होता है कैप्टन एंडरसन। कप्तान का इरादा बहुत ही मजबूत था कि वो अपने नौसैनिकों को इस जगह से बाहर निकालेगा, लेकिन असल में इनके ऊपर जो मुसीबत आने वाली थी, उस मुसीबत का इन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। तभी रात हो जाती है और रात के अंधेरे में हमें एक आदमी को चीखता हुआ दिखाया जाता है, जो कि जहाज से ठीक दूर चीख चीख कर रो रहा था। तभी कप्तान फान उसके पास आता है और उससे कहता है, हाय तुम कौन हो, तुम्हें इतनी बुरी हालत किसने की? वह कहता है, मुझे अपने जहाज पर शरण दे दो, मुझे ले चलो या तो मुझे जान से मार दो, लेकिन मुझे जिंदा तड़पने के लिए मत छोड़ो। कप्तान उस आदमी की मदद करता है और उसे उठाकर अपने सीट पर ले जाता है, लेकिन उस आदमी का पीछा करते हुए एक बहुत ही खतरनाक केचर उनके पीछे आ जाता है और वो नौसैनिकों के ऊपर अटैक करने लगता है। हालांकि कप्तान भी मारा जाता, सभी सैनिक उसे घेर लेते हैं, लेकिन उस पर गोलियों का कोई असर नहीं हो रहा था। तभी कप्तान का एक खास सैनिक अंदर से एक ऑटो गन लेकर आता है और उसकी मदद से वो उसे जहाज से नीचे गिरा देते हैं। और इसके बावजूद यहाँ क्लेचर उठ खड़ा होता है और उसके बाद जहाज पर फोर्स लगाता है और इस जहाज को नदी में डुबाने की कोशिश करता है, लेकिन कप्तान फान कर लेता है और गोलियों से पैर के पास की बर्फ को तोड़ देता है, जिसकी वजह से यह आदमखोर या शैतान या राक्षस इस बर्फ में दफन हो जाता है। अब कप्तान को लग रहा था कि यह मारा जा चुका है, क्योंकि इतनी खतरनाक बर्फ के अंदर कोई गिरकर भला कैसे बच सकता है। लेकिन यह आदमखोर अभी भी मरा नहीं है। अब हम देखते हैं, यहाँ से हमें एक कहानी दिखाई जाती है जो कि इस आदमी की होती है, जो इन्हें समुद्र में अंटार्कटिका पर फंसा हुआ मिला था। अब ये लोग इसकी मदद करते हैं और यहीं से हमें स्टोरी का पार्ट 1 दिखाया जाता है। इस आदमी का नाम विक्टर है और इसके बचपन के सीन से हमें स्टोरी आगे बढ़ती हुई दिखाई पड़ती है, जहाँ पर हम देखते हैं विक्टर को, जो अभी केवल 12 साल का होता है और इसके डैड एक बहुत ही रईसजादे होते हैं। वह एक साइंस के प्रोफेसर होते हैं और वह अपने बेटे को साइंस में इतना ज्यादा मजबूत बना देते हैं कि उसे वो सब कुछ पता होता है, जो कि एक बड़े आदमी को सालों पढ़ने के बाद पता चलता है। इसीलिए विक्टर का दिमाग बहुत तेजी से विकास कर रहा था। लेकिन इतनी साइंस पढ़ने के बावजूद विक्टर आखिरकार साइंस में मार खा जाता है, क्योंकि उसे कुछ फॉर्मूलेस याद नहीं हो रहे थे और यह सब कुछ उसकी कमियां थी। जिसके बाद उसके डैड उसे बहुत ज्यादा पीटते हैं और कहते हैं, तुम्हें अपने दिमाग पर फोकस करना होगा, क्योंकि हमारे पास एक ही हुनर है, साइंस। अगर हमने इसे छोड़ दिया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। इसीलिए हम देखते हैं विक्टर साइंस पर बहुत ही फोकस करता है। लेकिन एक दिन उसके सामने उसकी मॉम मर रही होती है और उसके पिता, जो कि एक साइंस के मास्टर हैं, डॉक्टर हैं, वह अपनी पत्नी को चाह कर भी बचा नहीं पाते और विक्टर के सामने उसकी मौत मचाती है और इस वजह से विक्टर को बहुत दुख पहुंचता है। फिर वो अपने डैड से बात करता है और कहता है, डैड आपने मॉम की मदद क्यों नहीं की? मेरी मॉम तो बहुत ही अच्छी थी। तब उसके डैड बोलते हैं, उसे बचाया नहीं जा सकता था बेटा, समझो, अगर मेरे हाथ में होता तो मैं बचा लेता। तब विक्टर को लगता है कि शायद कोई फॉर्मूले हैं जो मेरे डैड को भी नहीं पता, और एक दिन मैं ऐसा कुछ करूंगा कि मैं मरे हुए लोगों को जिंदा कर सकूं। जिसके बाद विक्टर के अंदर एक अग्नि पैदा होती है और वो जलन जो उसकी माँ के दर्द से उसे मिली थी, वह उसे अपना हथियार बनाता है और वो फैसला करता है कि वह एक दिन इतना बड़ा सर्जन और साइंटिस्ट बनेगा कि वह पूरी दुनिया को दिखा देगा कि मरे हुए लोगों को भी जिंदा किया जा सकता है। यह इसकी अंदर की जलन बोल रही थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं, वह आदमी जो कि बर्फ में अंदर दफन हो गया था, वह केचर उठ कर खड़ा हो जाता है और फिर हमें कहानी पाश की दिखाई जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि अब विक्टर के डैड भी मर चुके हैं और विक्टर एक अच्छा खासा 30 साल का आदमी हो चुका होता है। लेकिन उसने अपने रिसर्च में बहुत कुछ हासिल कर लिया था। देखते ही देखते उसने एक आदमी के आधे पार्ट्स को एक मशीन द्वारा जोड़कर जिंदा करने की कोशिश करी और उसने यह सारी पेशकश यहाँ के सभी अमीरजादों के सामने, जजेस के सामने पेश किया और मरी हुई कोशिकाओं के अंदर जान डाल दी। जिसके बाद सभी लोग हैरान हो जाते हैं और सभी लोग विक्टर के आगे सर झुकाने के बजाय उससे लड़ाई कर लेते हैं और कहते हैं, ये तुम्हारा बेहुदा सा एक्सपेरिमेंट बंद करो, वरना हम तुम्हें हमेशा के लिए बैन कर देंगे। तभी वह उसकी तरफ एक बॉल फेंकता है, जिसके बाद वह जो एक्सपेरिमेंट होता है, यानी कि वह आदमी जो जीव मशीन से कनेक्ट था, वह उससे फेंकी हुई बॉल को कैच कर लेता है और दर्द से तड़प रहा होता है। सभी लोगों ने यह सब कुछ अपनी आंखों से देखा था, लेकिन कोई भी विक्टर के एक्सपेरिमेंट में पैसे लगाने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि सब बहुत ज्यादा घबराए हुए थे, क्योंकि वह सीधा भगवान को चैलेंज कर रहा था। क्योंकि अगर उसने मरे हुए इंसान को जिंदा कर लिया तो इसका मतलब वह एक भगवान है, और अगर ऐसा हो गया तो पृथ्वी पर कोई भी नहीं मरेगा। इसीलिए विक्टर की कामयाबी से सब लोग घबरा जाते हैं और विक्टर को नकार देते हैं, उसके एक्सपेरिमेंट्स को नकार देते हैं, उसकी रिसर्च को नकार देते हैं। लेकिन तभी उसे एक आदमी मिलता है जिसका नाम हाईलैंडर होता है। हाईलैंडर एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन होता है और यह हथियारों का धंधा करता है।
क्योंकि हाईलैंडर को एक बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है, इसीलिए उसे कुछ ऐसा चाहिए था जिससे वह बच सके, लेकिन उसका कोई इलाज नहीं था। इसलिए वह विक्टर को हायर करता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे लगाऊंगा, तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं तुम्हें उतना पैसा दूंगा, बदले में तुम अपने रिसर्च को पूरा करो। तभी यहाँ पर हमें बोर्ड को दिखाया जाता है जिसमें कि इंसान की जितनी कोशिकाएं होती है उस बोर्ड पर पूरी कोशिकाओं के बारे में अच्छी तरीके से समझाया गया था। तभी हम देखते हैं विक्टर के भाई विलियम को, जो अपनी वाइफ एलिजाबेथ के साथ विक्टर से मुलाकात करने के लिए आया था। विक्टर एलिजाबेथ को देखकर पहली नजर में ही उसकी आंखों में खो जाता है, जहाँ पर एलिजाबेथ विक्टर को समझाती है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भगवान से ऊपर बनना चाहते हैं, लेकिन वो असल में भगवान नहीं होते। तुम्हें भगवान बनने की कोशिश नहीं करनी है, बस तुम्हें अपना काम करना है और तुम्हें कामयाबी मिल जाएगी। यह बात विक्टर को बहुत ज्यादा पसंद आ जाती है। आखिरकार विक्टर हाईलैंडर के साथ डील फिक्स कर देता है और अब आगे हमें दिखाया जाता है हाईलैंडर की एक बहुत ही खतरनाक हवेली को, जो पहाड़ों के किनारे सुनसान जगह पर बनी होती है, और यहीं पर विक्टर का एक नया रिसर्च सेंटर बनने वाला होता है। हाईलैंडर वो सब चीज विक्टर को ला कर देता है जिसकी उसे जरूरत होती है। विक्टर सबसे पहले चांदी के 2 मजबूत एंटेना को मंगवाता है जिसकी मदद से वह करंट को ज्यादा मात्रा में बॉडी पर डाल सके ताकि बॉडी कुछ घंटे तक जिंदा रह सके। अभी उसके पास जितनी ऊर्जा होती है उससे केवल बॉडी कुछ ही सेकंड के लिए जिंदा हो पाती है। इसके बाद उससे मुलाकात फिर से एलिजाबेथ से होती है एक पार्टी में, जहाँ पर एलिजाबेथ के साथ वो छोटा सा डांस भी करता है और फिर उसकी मुलाकात बार बार एलिजाबेथ से होने लगती है। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि विलियम विक्टर के लिए उस लैब को तैयार कर रहा था। लैब के अंदर जिन जिन चीजों की जरूरत होती है वो विक्टर को ला कर देता है और इस बात का विक्टर को बहुत ही अच्छा लग रहा था। वह विलियम से बहुत ज्यादा खुश था, लेकिन साथ में वह एलिजाबेथ के क्लोज जा रहा था। धीमे धीमे एलिजाबेथ विक्टर को चाहने लगी थी, क्योंकि विक्टर को काम करता देख एलिजाबेथ समझ चुकी थी कि विक्टर यह काम जरूर पूरा करेगा। और एक दिन वो उसे समझाने आती है और कहती है कोशिकाओं को जोड़ने से कुछ नहीं होगा, अगर तुम कोशिकाओं को समझना चाहते हो तो विक्टर तुम्हें शुरुआत से शुरू करना होगा। विक्टर उसकी बात को ध्यान से समझता है और फिर अपने आप की बनावट को देखता है और वह समझ जाता है कि कोशिकाओं को किस तरह से जिंदा किया जाता है। अब इसके बाद उसे बहुत सारी बॉडी चाहिए थी जिसकी मदद से वह एक इंसान के बॉडी को पूरी तरीके से तैयार किया जा सके। एक हफ्ते में जंग शुरू हो जाती है और जंग में जितने भी लोग मारे जाते हैं, जितने भी सोल्जर्स मरते हैं, वो सभी की मजबूत बॉडी को मंगवा लेता है और बॉडी के सभी टुकड़ों को, यानी कि जितने भी उस बॉडी में सही टुकड़े होते हैं, वो सबको बाहर निकाल लेता है। उसके बाद उन सभी टुकड़ों को जोड़कर एक पूरी बॉडी बनाता है और इस बॉडी को ही कहते हैं फ्रेंकेनस्टाइन, और इसीलिए इस मूवी का नाम फ्रेंकेनस्टाइन होता है। अब इसे बॉडी तो बना ली थी, पर विक्टर की सबसे बड़ी समस्या थी कि इसके अंदर जान डालने के लिए उसे इतना ज्यादा करंट चाहिए था कि केवल बिजली गिरने के बाद ही उसे जिंदा किया जा सकता है। इसीलिए वह अपने एंटीनास को लगा देता है और बिजली को अट्रैक्ट करने के लिए एंटीना को ऊपर जोड़ देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं हाईलैंडर को। जैसे ही विक्टर को यह पता चलता है कि हाईलैंडर बीमार है और मरने वाला है, तो उसे कहता है कि अब तुम्हें क्या चाहिए तुम बताओ, हमारी डील क्या फिक्स हुई थी। तब हाईलैंडर उसे कहता है कि तुम इस आदमी को जिंदा करने के बाद मुझे भी इसी तरीके से जिंदा कर देना, मैं बदले में यही चाहता हूँ। लेकिन विक्टर यह करने से मना करता है और कहता है मैं अपनी बॉडी के साथ और कुछ छेड़छाड़ नहीं करूंगा। तभी हम देखते हैं यहाँ पर हाईलैंडर और विक्टर के बीच लड़ाई होती है, जिसमें कि हाईलैंडर फिसल कर नीचे गिर जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। अब विक्टर अपने एक्सपेरिमेंट को पूरा करने के लिए टावर्स को ऑन करता है और ऊपर से एक खतरनाक बिजली गिरती है। वह टावर से होते हुए सीधा उस बॉडी के ऊपर कनेक्ट हो जाती है, जिसके बाद बॉडी के अंदर जान नहीं आती। विक्टर परेशान होकर उस पर जोर जोर से वार करता है, लेकिन वह थक कर सो जाता है और सुबह जब उठता है तो उसके सामने एक खतरनाक आदमी यानी कि फ्रेंकेनस्टाइन खड़ा हुआ था। वह उसे देखकर डर जाता है। वह उसे महसूस कर सकता था, सब कुछ समझ में आ रहा था कि एक जीता जाता इंसान बन गया है, लेकिन इसकी बॉडी को बहुत सारे टुकड़ों से जोड़कर बनाया गया था, जिसकी वजह से इसके शरीर की बनावट बहुत ही गंदी और बेहुदा बन गई थी, जिसकी वजह से यह देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। और विक्टर इसे चैन से बांध कर तहखाने के अंदर बंद कर देता है, क्योंकि अभी यह नवजात बच्चे के बराबर होता है। इसका दिमाग बहुत ही कमजोर होता है और इसे कुछ भी नया नहीं पता होता है। इसके दिमाग के अंदर कोई याद नहीं थी। तब विक्टर इसे अपना नाम देता है और कहता है आई एम विक्टर। वह भी इसकी बात दोहराता है और कहता है आई एम विक्टर। तो अब दोनों का नाम विक्टर है, यानी कि फ्रेंकेनस्टाइन विक्टर और विक्टर जो कि असली विक्टर है। उसके बाद विक्टर इसे वो सब चीज सिखाने की कोशिश करता है जो कि एक इंसान करता है, लेकिन इसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी एक दिन उसका भाई विलियम अपनी बीवी को एलिजाबेथ को लेकर यहाँ पर आता है। एलिजाबेथ को तहखाने से अंदर कुछ आवाजें आती हैं, जिसके बाद वह अंदर जाकर देखती है तो उसकी मुलाकात फ्रेंकेनस्टाइन से होती है। लेकिन एलिजाबेथ इसके दिल को अच्छे तरीके से समझ आती है और कहती है तुम तो बहुत ही भोले हो,
तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम तो एलिजाबेथ है। इसके बाद इसे एक और नाम पता चलता है और वह और विक्टर के साथ साथ एलिजाबेथ भी दोहराने लगता है। फिर एलिजाबेथ इसे बहुत सारी चीजें सिखाती है, जैसे कि पानी, अग्नि और हवा। इसे 3 शब्दों के बारे में समझाती है, लेकिन इसे कुछ घंटा फर्क पड़ने वाला था क्योंकि ये अभी एक नवजात बच्चा था। अगर तुम 2 साल के बच्चे को ये सब चीजें सिखाओगे तो वो भला कैसे सीखेगा? उसे केवल 2 नाम याद थे, एक तो विक्टर और दूसरा एलिजाबेथ। अब आगे स्टोरी में हमें दिखाया जाता है कि विक्टर एलिजाबेथ को फ्रेंकनस्टाइन के इतना करीब देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान था और उसे फ्रेंकनस्टाइन से नफरत होने लगी थी। वह उसे हर चीज सिखाने की कोशिश करता है, लेकिन फ्रेंकनस्टाइन उसकी बातों को समझ नहीं पाता क्योंकि अभी भी वह नवजात बच्चा था। फिर एक दिन विलियम को अंदर लेकर आता है और उसे हाईलैंडर की नहाश को दिखाता है और कहता है इसे इस जू ने मारा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम एलिजाबेथ को लेकर यहाँ से निकल जाओ, वरना यह तुम्हारी बीवी को भी जान से मार सकता है, जो बहुत ही खतरनाक है। अब विलियम घबरा कर एलिजाबेथ को यहाँ से लेकर चला आता है और विक्टर इसी बीच का फायदा उठाकर हम देखते हैं फ्रेंकनस्टाइन के चारों तरफ तेल का भंडार डालकर उसमें आग लगा देता है, जिसकी वजह से इस लैब में एक जोरदार ब्लास्ट होता है और विक्टर को बहुत ज्यादा चोट लग जाती है। विलियम अपनी बीवी एलिजाबेथ के साथ वापस आता है और विक्टर को वहां से बचा कर ले जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट पे और हमें दिखाया जाता है उसी फ्रेंकनस्टाइन को जो कप्तान की जहाज पर चढ़ाया होता है और वह कप्तान को जान से मारने वाला होता है। तभी कप्तान फ्रेंकनस्टाइन से कहता है कि तुम्हारे पिता ने जो भी कहानी सुनाई है क्या वो सच है, क्या तुम एक हैवान हो? और तभी वह रुक जाता है और कहता है मेरे डैड ने तुम्हें आधी कहानी सुनाई है, अब मैं तुम्हें आगे की कहानी सुनाता हूँ। और यहीं से हमें पार्ट 2 देखने को मिलता है, यानी कि वो रहस्य जो इस कहानी में कहीं पर छिपा रह गया था, यानी कि फ्रेंकनस्टाइन का रहस्य। जब हमने देखा कि विक्टर ने इस पूरी गुफा को चलाने की कोशिश की तो फ्रेंकनस्टाइन गुफा की मदद से निकलकर पानी के रास्ते से बाहर निकल गया और वह सुनसान जंगल में अकेला था। उसे कुछ भी पता नहीं था, वो केवल अभी 1 साल का नवजात बच्चे के बराबर उसका दिमाग था। अब वह सर्वाइव कैसे करेगा? आगे हम देखते हैं उसे जंगल में हिरन मिलती है जिसे वह खाना खिला रहा होता है और तभी पीछे से 2 शिकारी आते हैं और उस पर बिना सोचे समझे गोलियां चला देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यह कोई शैतान है जो जंगल में छिपकर हिरणों का शिकार करता है। इसके बाद वो भागता हुआ वहां से दौड़ता हुआ आगे बढ़ रहा होता है और वह शरण लेने के लिए एक पुराने घर के अंदर घुस जाता है और घर के अंदर सो जाता है। फिर वह सोकर जब उठता है तो उसके गाँव पूरी तरीके से भरे होते हैं और यह देखकर फ्रेंकनस्टाइन भी चौंक जाता है कि आखिर उसे कुछ हुआ नहीं। इसके बाद वह घर के अंदर छिपकर खिड़कियों से झाँक कर देखता है। वहां पर एक फैमिली दिखाई जाती है जिसमें कि एक ओल्ड मैन, एक छोटी बेटी और 2 जवान बेटे और साथ ही उन दोनों बेटों की एक वाइफ भी होती है। अब यहाँ पर एक हैप्पी फैमिली को देखकर फ्रेंकनस्टाइन को समझ में आ गया था कि आखिर इंसान जीते कहते हैं। अब यहाँ पर छोटे बच्चे को कुछ पढ़ाया जा रहा था जिसे फ्रेंकनस्टाइन बहुत ही ध्यान से सुनता है, क्योंकि उसका दिमाग एक बड़े आदमी के बराबर था और वो अभी केवल उससे पैदा हुए 2 दिन हुए थे, इसलिए वह चीजों को बहुत ही जल्दी याद कर सकता था। इसलिए छोटे बच्चे को जितनी भी चीजें पढ़ाई जा रही थी वो उसके दिमाग में अच्छी तरीके से भरी जा रही थी, यानी कि वह सब कुछ एब्जॉर्ब कर रहा था। अब हमें आगे दिखाया जाता है जब फ्रेंकनस्टाइन को यह लगता है कि यह फैमिली बहुत ही अच्छी है और वह इस फैमिली का हिस्सा बन सकता है तो अच्छे पर इनकी मदद करने लगता है। जैसे कि जब ये लोग सो रहे होते हैं तो उनके घर के बाहर बहुत सारी लकड़ी के ढेर लाकर रख देता है और इनके बहुत सारे कामों को कर देता है, जिसकी वजह से इन्हें लगता है कि यह सब कुछ वन देवता ने किया है। एक दिन इनके पूरे फैमिली यहाँ से जा रही होती है, पर इनके दादाजी ओल्ड मैन यहीं पर रुकने का फैसला करते हैं और वह जानते थे कि इनके घर में कुछ छुप कर रह रहा होता है। यह अंधे थे लेकिन इनके कान बहुत तेज होता है, जिसके बाद वो फ्रेंकनस्टाइन के साथ यहाँ पर कुछ महीने तक रुकते हैं और यहाँ पर वो फ्रेंकनस्टाइन को बहुत सारी किताबें पढ़ना सिखाते हैं। उसके बाद वह उसे नेचर समझाते हैं, वह उसे हर वो चीज सिखाते हैं जो एक इंसान को जीने के लिए चाहिए थी। इसके बाद वह उसे पूछते हैं कि तुम कहाँ से आए हो? वह कहता है मुझे ये नहीं पता, मुझे नहीं पता कि मुझे किसने बनाया है। फिर वह ओल्ड मैन कहता है कि तुम्हें कुछ तो याद होगा। तब वह कहता है कि हाँ, मैं जहाँ से आया हूँ मुझे उस जगह के बारे में थोड़ी सी याद है, मैं वहां पर जा सकता हूँ। तो उसके ओल्ड मैन कहते हैं, यानी कि उसके फ्रेंड फ्रेंकनस्टाइन के, कि तुम वहां पर जाओ, वहां तुम्हें जरूर कुछ मिलेगा। और फ्रेंकनस्टाइन उस जगह पर आता है जहाँ पर विक्टर ने इसे बनाया था। यहाँ पर विक्टर की कुछ पुरानी चीजें इसे मिलती हैं और यहीं पर एड्रेस मिलता है विक्टर का, क्योंकि अब ये पहले से बहुत ही होशियार हो चुका था। वह वापस उस ओल्ड मैन से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर देखता है कि भेड़ियों ने उस ओल्ड मैन के ऊपर अटैक कर दिया है। जिसके बाद वह उन भेड़ियों से लड़ता है और उन्हें मार कर भगा देता है। फिर वह ओल्ड मैन को देख कर रो रहा होता है और कहता है दोस्त,
तुम दो अकेले मेरे एक दोस्त थे, तुम्हारे बाद मेरा कोई दोस्त नहीं रहेगा। और तभी कमाल की बात होती है कि पीछे से उसके बेटे आ जाते हैं और वो फ्रेंकनस्टाइन को देखते ही उस पर गन फायर कर देते हैं, जिसके बाद वह उनमें से एक आदमी को मारकर वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो उस पर बहुत सारी गोलियां चलाते हैं और उन्हें लगता है कि फ्रेंकनस्टाइन मारा गया। लेकिन यह बेहोश हो जाता है और जब इसे होश आता है घाव भरने के बाद, तो यह रात में अकेले अपने आप को अकेला पाता है। अब इसकी एक ही तलाश होती है कि वह विक्टर को ढूंढेगा और उससे कहेगा कि मेरे जैसा एक और बनाओ, क्योंकि मैं अकेले इस दुनिया में जी कर क्या करूंगा। और वो विक्टर को ढूंढ लेता है और उसके घर तक पहुंच जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि विलियम विक्टर आज एक शानदार पार्टी करने वाले होते हैं और यहीं पर एलिजाबेथ अच्छी तरीके से तैयार होती है। तभी हम देखते हैं विक्टर उसके पास आता है और उसे सॉरी बोलता है और कहता है मैंने तुम्हारे साथ जितनी भी गलतियां की हैं उसके लिए तुम मुझे माफ कर दो, और उसे सॉरी बोलकर यहाँ से निकल जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर विक्टर पहुंच जाता है, यानी कि फ्रेंकनस्टाइन आ जाता है और वह विक्टर के ऊपर अटैक करने लगता है और उससे कहता है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैं तुम्हें मार डालूंगा मेरे मालिक, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। विक्टर कहता है कि मैं ही चाहता हूँ कि तुम मुझे मार दो, मैं अपने इस शराबी जिंदगी से आजाद होना चाहता हूँ, मेरे हाथों पर मुझे कीड़े पड़ जाए, मैं पछता रहा हूँ कि मैंने तुम्हें बनाया, मैंने तुम जैसा हैवान बनाया। वह कहता है कि मैं हैवान नहीं हूँ, मैं सिर्फ मुसीबत का मारा हूँ। तभी उसे एलिजाबेथ मिलती है और जैसे ही विक्टर गोली चलाता है तो वह गोली सीधा एलिजाबेथ के लग जाती है, क्योंकि एलिजाबेथ आगे आ जाती है। एलिजाबेथ के मरने के बाद हम देखते हैं फ्रेंकनस्टाइन उसे गोदी में उठाता है और इस जगह से बिना कुछ बोले चुपचाप निकल जाता है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं विलियम को, जो इसे देखकर विक्टर से कहता है कि तुमने सब कुछ तबाह कर दिया, तुमने सब कुछ तबाह कर दिया मेरे भाई, तुमने सब कुछ तबाह कर दिया। विक्टर कहता है मुझे माफ कर दे विलियम, मुझे माफ कर दे, आगे से मैं ऐसा कोई गलती नहीं करूंगा। विलियम कहता है अब खोने के लिए कुछ नहीं है, जाओ तुम आजाद हो। अब हम देखते हैं विक्टर गुस्से में पागल हो जाता है और अपनी गन लेकर फ्रेंकनस्टाइन को ढूंढने लगता है। वह उसका पीछा करते हुए गुफा तक पहुंच जाता है और वह उसे जान से मारने वाला था कि विक्टर, यानी कि फ्रेंकनस्टाइन विक्टर की नाक को अपने हाथों से खींचकर उखाड़ देता है, जिसके बाद इसे बहुत ही दर्द होता है और कहता है कि या तुम मुझे मारना चाहते हो विक्टर, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो फिर मुझे पकड़ना होगा। और वो वक्त में कहीं आगे निकल जाता है। अब हम देखते हैं कई साल तक विक्टर फ्रेंकनस्टाइन का पीछा कर रहा होता है और इसमें बहुत सारे बारूद लेकर पीछा करते ही जाता है। तभी एक रात फ्रेंकनस्टाइन उसके डेयरी पर आता है और उससे लड़ाई करता है और कहता है तुम्हारे पास क्या है मुझे दो, और डायनामाइट लेकर खुद खड़ा हो जाता है और कहता है अगर मैं नहीं मरा तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। वो अपने हाथ में डायनामाइट को फोड़ लेता है और उसकी पूरी कोशिकाएं नष्ट हो जाती है, लेकिन इसके बावजूद वह फिर से जिंदा हो जाता है। तो अब कहानी प्रेजेंट में आती है और हमें साफ साफ पता चल जाता है कि आखिरकार कप्तान को या बर्फ में आदमी कौन मिला था और विक्टर बर्फ में क्या कर रहा था। वह फ्रेंकनस्टाइन से बच रहा था, जिसके बाद फ्रेंकनस्टाइन उसके पास आता है और कहता है मेरे मालिक, मैं तुमसे सिर्फ एक ही उम्मीद चाह रहा था कि तुम मेरे जैसा एक और बना दो, वरना मैं अकेले पूरी जिंदगी जीऊंगा। उसके मालिक उससे बोलते हैं, यानी कि विक्टर फ्रेंकनस्टाइन से कहता है कि मुझे माफ कर दो मेरे बेटे, मैंने बहुत ही बड़ी गलती की और मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। विक्टर को मरता देख फ्रेंकनस्टाइन कहता है ठीक है डैड, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। आखिरकार उसे अपनी गलती का एहसास होता है, विक्टर उसे सॉरी बोल देता है और सब कुछ ठीक हो जाता है। फिर वो उसे जीने के लिए कहता है और कहता है कि तुम्हें जीना होगा। विक्टर जहाज को आजाद कर देता है और हमेशा के लिए इसी बर्फ में जिंदा रहेगा। तो दोस्तों कैसे लगे स्टोरी?